अभी तक हम लेटेस्ट से बुक के 7 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और अब है टर्न 8 चैप्टर का। 8 चैप्टर हुआ फंक्शंस का, लेकिन फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम अपना जो भी स्टडी करा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर था गेटिंग स्टार्टेड विद सी। उसके अंदर सी प्रोग्राम को लिखने के क्या रूल्स होते हैं, क्या सिंटैक्स होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन करा था। सेकंड चैप्टर था सी इंस्ट्रक्शन। उसके अंदर हमने देखा था कि जो सी के अंदर टाइप डिक्लेरेशन होता है, ऑपरेटर्स होते हैं, सेंटेंस इनपुट स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट है, ये किस तरीके से राइट करे जाते हैं, ये कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं। थर्ड है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हमने डिस्कशन करा था इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स के ऊपर कि जब आपके पास में कोई कंडीशंस अवेलेबल होती हैं तब कौन से पाथ को चूज करना है, कंडीशन ट्रू होने पे क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉल्स होने पे क्या होना चाहिए, और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्व किसके थ्रू करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि डिसीजन कंट्रोल के अंदर यूज आते हैं। इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स ये आते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में था हमारे पास में फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के अंदर जनरली हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का, लॉजिकल ऑपरेटर्स का, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर्स का। इन सब के ऊपर भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व करी है। उसका फिफ्थ चैप्टर है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जब भी किसी एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार रिपीट करना होता है या पर्टिकुलर ब्लॉक को अगेन एंड अगेन हमें रन कराना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप कंट्रोल सिस्टम। तो उस सबसे पहले हमने पढ़ा था वाइल लूप। उसके बाद में मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशंस के अंदर हमने स्टडी करा था डू वाइल लूप को, फॉर लूप को, नेस्टेड लूप को, कंटिन्यू एंड ब्रेक कीवर्ड्स का यूज क्या करते हैं कि इनका यूज कैसे होता है। उसके बाद में हमने रिसेंटली स्टडी करा है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर स्विच केस का कैसे यूज करा जाता है या इफ एल्स का क्या अल्टरनेटिव हमारे पास में अवेलेबल होता है। मल्टीपल चॉइसेस जब हमारे पास में ऑप्शन में अवेलेबल होती है तो उसमें किसी एक चॉइस को चूज करके किस तरीके से हम एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ये हमने केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर स्टडी करा था। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 के अंदर क्या है, फंक्शंस। इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शंस यूज क्यों करे जाते हैं, फंक्शंस के बीच के अंदर डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे एक दूसरे को कॉल करते हैं, जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनका क्या स्कोप होता है, ऑर्डर ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट। जब ऑर्डर किसी पैरामीटर किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करे जाते हैं तो वो कैलकुलेट कैसे होते हैं, कैसे इस तरीके से ट्रेसिंग करी जाती है उनकी। और उसके बाद में छठा होगा रिटर्न टाइप फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है। ये सारा कुछ आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज फंक्शन। देखिए फंक्शन का यूज तब होता है जैसे कि आपके पास में कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको कि आप प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे, तो हर बार उसको लिखने की बजाय आप उसको पर्टिकुलर ब्लॉक को अलग से निकाल देते हैं और उसको यूज करने के लिए बार बार देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करूँ, लेकिन अगर मुझे यूआई यूएक्स का काम करवाना तो मैं यूआई यूएक्स का कोई भी बंदा हायर करूंगा, क्योंकि यूआई यूएक्स में कर सकता हूँ लेकिन मेरे साथ में वो इफिशियंसी नहीं आएगी जो उसको करने की, और अगर मेरी एक गलती हुई तो भी मुझे समझ में नहीं आएगा किस तरह सोल्व करना है। तो सेम उसी तरीके से फंक्शंस को भी जैसे पर्टिकुलर कोड होता है, जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर बनाना है, तो उसके अंदर एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। तो एडिशन का यूज हम कई जगह पे कर सकते हैं। तो हर बार एडिशन के जितने 3-4 लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट करें, उससे बेटर है कि हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को अलग निकाल दें, उसको एक नाम दे दें और फिर उसको रीयूज कर लें। तो इस चीज को कहते हैं फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए टास्क ऑफ सम काइंड। एक पर्टिकुलर ब्लॉक होता है जो कि स्पेशल टास्क को ही बार बार करवाना उसका टारगेट होता है कि जब भी कोई ऐसी टास्क होगी तो उसको कॉल कर लेंगे। एवरी सी प्रोग्राम कैन बी थॉट ऑफ एज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन। एक प्रोग्राम के अंदर वो कुछ नहीं होते, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमने स्टडी करा, सबसे पहले लिखते हैं इंक्लूड stdio.h, फिर कोनो.h, उसके बाद लिखते हैं void main। मेन भी एक फंक्शन है, मेन से पहले जो वर्ड लिखा हुआ है वो रिटर्न टाइप को डिफाइन करता है, उसके बाद उसका ब्लॉक होता है। तो हर प्रोग्राम एक फंक्शंस का मिलकर के बना होता है। जैसे मेन फंक्शन किसी के अंदर हो सकता है नहीं, मेन फंक्शन तो हर प्रोग्राम के अंदर होगा, उसके अलावा कितने सारे फंक्शंस हो सकते हैं, अनलिमिटेड। तो क्या होता है, ए सी प्रोग्राम विच ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शंस। एक सी प्रोग्राम के अंदर
एटलीस्ट वन फंक्शन तो होता ही होता है, वो होता है मेन। उसके अलावा कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं। इफ ए सी प्रोग्राम कंटेन ओनली वन फंक्शन इट मस्ट बी मेन। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर केवल एक ही फंक्शन है तो वो होगा मेन फंक्शन। इफ ए सी प्रोग्राम कंटेन मोर देन वन फंक्शन देन वन एंड ओनली वन ऑफ दीज फंक्शन मस्ट बी मेन। अगर आपके किसी प्रोग्राम के अंदर 10 फंक्शंस बने हैं तो उसके अंदर केवल एक ही फंक्शन ऐसा होगा जो कि मेन फंक्शन होगा, बाकी सारे फंक्शंस अलग होंगे, क्योंकि मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फंक्शंस दैट माइट बी प्रेजेंट इन ए सी प्रोग्राम। एक सी प्रोग्राम के अंदर कितने सारे फंक्शंस हो सकते हैं इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड होते हैं। ईच फंक्शन इन ए प्रोग्राम विच कॉल्ड इन द सीक्वेंस स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन कॉल्स इन मेन। ईच फंक्शन इन ए प्रोग्राम विच कॉल्ड इन सीक्वेंस स्पेसिफाइड द फंक्शन कॉल्स इन मेन। मेन फंक्शन के अंदर सारा कोड मेन कोड लिखा होता है, किस फंक्शन को कब कॉल करना होता है ये मेन फंक्शन के अंदर लिखा होता है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। आफ्टर ईच फंक्शन हैज डन इट्स थिंग कंट्रोल रिटर्न टू मेन फंक्शन व्हेन मेन रन्स आउट ऑफ स्टेटमेंट एंड फंक्शन कॉल द प्रोग्राम एंड। ओके, तो समझ में आया कि सबसे पहले मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद ये अगर किसी फंक्शन को कॉल करता है तो उस फंक्शन के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म हो रही है वो टास्क परफॉर्म होने के बाद वापस से प्रोग्राम का जो कर्सर है या पॉइंटर है उसी मेन फंक्शन के अंदर आएगा जहां से कि उसने फंक्शन को कॉल करा, तो उसका जस्ट सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसके पास में पहुंच जाता है। तो ये तो होता है फंक्शन। अब फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शन का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले तो रिटर्न टाइप लिखा हुआ रहता है, उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स होते हैं और इसके अंदर कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रासेज होते हैं। तो ये एक कंप्लीट फंक्शन का स्ट्रक्चर है, ये होता है उसकी डेफिनेशन के अंदर। जैसे कि नीचे एग्जांपल हमने लिखा है वॉइड मैसेज। मैसेज के आगे जब हम वॉइड लिखा रहता है, किसी भी फंक्शन से पहले अगर वॉइड लिखा हुआ है तो वो रिटर्न कुछ करेगा नहीं, वो केवल टास्क परफॉर्म करेगा। ये इसको आप यूज करेंगे कि भाई किसी के अंदर वैल्यू असाइन करते तो वो नॉट पॉसिबल है। ये क्या काम, इस मैसेज फंक्शन में क्या काम होगा, जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे तो ये प्रिंट क्या कर देगा, स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल विद यू, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन है इंट कैल सम। ये सम कैलकुलेट कर रहा है, ये एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। तो देखिए, एक फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, चाहे अर्थमेटिक हो, लॉजिकल हो और स्विच केस हो, इफ एल्स हो, किसी भी प्रोग्रामिंग का जो भी चीज कीवर्ड्स आप सबको यूज कर सकते हो। एक कंप्लीट प्रोग्राम की तरह ये यूज में आता है। लेकिन जिस भी फंक्शन का रिटर्न टाइप डिक्लेयर होता है कि इस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो प्रोग्राम उस फंक्शन से बाहर निकलने से पहले आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ती है। तो ये है हमारे फंक्शन का स्ट्रक्चर। क्या होता है, सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नाम होता है, उसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स होते हैं, तो उसके अंदर कितने हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनके नाम लिखे हुए होते हैं, दैट्स इट। इसके बाद में आता है वाई यूज फंक्शंस। फंक्शंस का यूज क्यों करते हैं? फंक्शंस का यूज करने के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि दे अलाउ अस टू कंसीव ऑफ आवर प्रोग्राम एज बंच ऑफ सब स्टेप्स। प्रोग्रामिंग का सबसे जो बेस कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है कि आप स्किल प्रोग्रामर भी बनना चाहते हो तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम को आपको तोड़ना आना चाहिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बैठते हैं तो उसको पहले आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ब्रेक करते हो और फिर छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर उसका सॉल्यूशन निकालते हो। तो ये फंक्शंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम को सोल्व करने का इजी स्टेप्स मिल जाती है, आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। दे अलाउ अस टू रीयूज कोड इंस्टेड ऑफ रीराइटिंग इट। एक फंक्शन के अंदर जो कोड लिख दिया है, अब उस कोड का आपको बार बार राइट नहीं करना पड़ेगा, आप उसको बार बार यूज कर सकते हो, क्योंकि जो टास्क परफॉर्म कर रहा है फंक्शन वही टास्क उसको बार बार रिपीट करवानी होती है, तो आप केवल उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन अलाउ अस टू कीप आवर वेरिएबल नेम स्पेस क्लीन। एक फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप वहीं तक डिफाइन होता है। एक फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करे हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स एकदम क्लीन होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें 100 वेरिएबल्स की जरूरत है, अगर एक ही फंक्शन के अंदर 100 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आपने तो आप यूज करते करते परेशान हो जाते हो किसका क्या रोल है। उसकी जगह पे हमें पता है कि पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर 2 ही वेरिएबल्स यूज जाएंगे तो वहां पे 2 यूज होते हैं, किसी में 3 हो रहे हैं किसी में 4, तो आपको आइडेंटिफाई होता है इसके अंदर ये फंक्शंस के अंदर ये वेरिएबल है, तो आप इजीली उसको मेंटेन कर सकते हैं।
फंक्शन अलाउ अस टू टेस्ट स्मॉल पार्ट्स ऑफ आवर प्रोग्राम इन आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट। बिल्कुल सी बात है कि जब आपके पास में आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम के अंदर सोल्व कर दिया है, डिवाइड कर दिया, तो उस छोटे से पार्ट को टेस्ट कर पाते हैं हम इजी तरीके से पूरी की पूरी प्रॉब्लम को आइसोलेट करने के बाद। जैसे कि मान लीजिए कि आप घर के अंदर जब भी वो काम होता है, फर्नीचर काम करने वाला अलग होता है, पेंटिंग का काम करने वाला अलग होता है। पेंटिंग के अंदर जब भी दिक्कत आती है तो पेंटिंग वाले को ही बोलोगे, ना कि फर्नीचर वाले को। इस तरीके से हर टास्क को करने का काम अलग अलग हो जाता है और हर बंदा अलग अलग हो गया। तो उसी तरीके से वही रोल यहाँ पे फंक्शंस प्ले करते हैं कि भाई ये अपना स्पेसिफाइड जॉब है, इसको ये फंक्शन कंप्लीट करेगा। अगर इस तरह की किसी प्रॉब्लम के अंदर कुछ एरर आ रही है तो आपको जाके उसी फंक्शन के अंदर चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे वो दिक्कत आ रही होगी, अदरवाइज तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल स्मूथली चलता है। उसके बाद में क्या था, पासिंग वैल्यू बिटवीन फंक्शन। जब हम बोल रहे हैं कि एक जो प्रोग्राम है मल्टीपल फंक्शंस का ग्रुप होता है, अब ये मल्टीपल फंक्शंस के अंदर वैल्यूज कैसे पास होती है? वैल्यूज पास होती है पैरामीटर्स के थ्रू। द मैकेनिज्म यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द फंक्शंस इज द आर्ग्यूमेंट, समटाइम द आर्ग्यूमेंट आल्सो कॉल्ड पैरामीटर्स। जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर बताया था, ये जो चीज होती है ये एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर डेटा ट्रांसफर का काम करती है। ये जो क्या है, पैरामीटर्स है। डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर 1 ये पैरामीटर हो गया, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर 2 ये पैरामीटर हो गया, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर 3 ये पैरामीटर हो गया। इतने कितने पैरामीटर हो सकते हैं? ये जो पैरामीटर्स हैं इनको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं और यही काम में आते हैं डेटा ट्रांसफर के। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे लिखा हुआ है एक फंक्शन है इंट कैल्शियम, इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड। इसके अंदर 3 वेरिएबल डिक्लेयर है इंटीजर टाइप के। मेन फंक्शन चला गया, यहाँ सम इक्वल टू कैल्शियम ए बी सी। यहाँ पे फंक्शन है कैल्शियम, ये रिटर्न कर रहा सम के अंदर रिटर्न क्या कर रहा है, ए बी सी को। ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे स्कैन करी है कीबोर्ड के थ्रू। अब जब इस वैल्यूज को हम पास करेंगे कैल्शियम के अंदर तो देखिए जो यहाँ पे ए की वैल्यू होगी वहां एक्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, बी की वैल्यू वाई के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, सी की वैल्यू जेड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो मेन फंक्शन से कैल्शियम फंक्शन के अंदर डेटा ट्रांसफर करा अपन ने और आर्ग्यूमेंट के थ्रू या पैरामीटर्स के थ्रू। और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करी, इसने जो रिटर्न करा वो रिटर्न वापस से यहाँ पास हो जाएगा। तो वापस से कैलकुलेशन करने के बाद क्या चीज थी उसे सम के अंदर हमारे पास में स्टोर भी होगा। तो इस तरीके से वैल्यूज को पास करा जाता है बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। अब आता है स्कोप रूल ऑफ फंक्शंस। एक फंक्शन जो होता है उसका अपने आप में एक अल्टीमेट प्रोग्राम होता है, इंडिविजुअल प्रोग्राम होता है। तो उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो उसका स्कोप जो होता है उसके वेरिएबल्स का उसी के अंदर होता है। जैसे कि ये मान लीजिए वो डिस्प्ले इंट है, यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 20 कर रखा है, तो इस आई को एक्सेस हम इस फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो स्कोप है इनके ब्रैकेट क्लोज होने के साथ ही खत्म हो गया। जैसे इंट जे हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, तो जे को हम यूज केवल इसी ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं। जे का यूज अगर हम ऊपर मेन फंक्शन में करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, तो क्योंकि इसके स्कोप से बाहर है। तो स्कोप की लिमिट सी लैंग्वेज के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट से लिमिट हो जाती है। जो इस ब्लॉक के अंदर ओपन होने से स्टार्ट हुआ था उसकी लाइफ इस ब्लॉक के बंद होने के साथ ही खत्म हो जाएगी। तो ये इसका स्कोप होता है फंक्शंस का। उसके बाद में आता है ऑर्डर ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। जब हमने देखा है कि ये फंक्शन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, तो जब इनके ऊपर कैलकुलेशन होगी तो ये कैसे यूज आता है जिसको समझने के लिए, जैसे प्रिंटफ हम यूज करते हैं। प्रिंटफ भी एक फंक्शन है जो कि इनबिल्ट है इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर, जो कि यूज आता है डिस्प्ले करने के लिए कंसोल के ऊपर हमारे पास में जो भी प्रिंट करना है। जैसे फंक्शन है ए बी सी डी, ये फंक्शन है, इसके अंदर 4 पैरामीटर है, इनके अंदर कॉल करने का कोई प्रोसेस है तो इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि लेफ्ट से कॉल हुआ है कि राइट से कॉल हुआ है। लेकिन प्रिंटफ के अंदर देखिए यहाँ लिखा %d %d %d, उसके बाद में ए, ये प्री इंक्रीमेंट और ये पोस्ट इंक्रीमेंट। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट की कैलकुलेशन होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, ना कि राइट टू लेफ्ट होती है। देखिए इसके अंदर क्या होगा, इंट ए की वैल्यू आई है 1, अभी यहाँ चला गया %d की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही थी 1, तो ये प्रिंट में चला गया 1। उसके बाद में प्लस ए का मतलब क्या था, प्री इंक्रीमेंट, तो 1 से वैल्यू क्या इंक्रीज हो गई 2 होगी। उसके बाद में ये पोस्ट इंक्रीमेंट, तो ये वापस से 2 की 2 ही प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में ये 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट। ओके,
इसके बाद में आता है हमारे पास रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। कोई भी फंक्शन जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है वो होता है रिटर्न टाइप। जैसे कि मेन फंक्शन के पहले हमने इंट लिखा हुआ है, तो जब भी ये इंट हम यहाँ पे लिखेंगे तो जैसे ही इंट मेन फंक्शन का एंड होने को होता है उससे जस्ट पहले हम रिटर्न 0 भी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमने डिमांड करी है इंटीजर टाइप की। फंक्शन अपने सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद में हमको ये रिटर्न पे करेगा। उसी तरीके से फ्लोट टाइप का हो गया, ये यहाँ पे लिखा है फ्लोट, मतलब कि ये जो स्क्वायर होगा ये कैलकुलेशन करने के बाद में हमको फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो ये होता है रिटर्न टाइप। और रिटर्न टाइप का जो भी फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं उस फंक्शन की डेफिनेशन क्लोज होने से पहले कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा हमें इस टाइप की, जो कि इसके रिटर्न टाइप के अंदर डिफाइंड है। तो इस तरीके से हमने एक फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन का यूज क्यों होता है, फंक्शन के अंदर डेटा का ट्रांसफर कैसा होता है, रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन का ऑर्डर क्या होता है कॉल करने का, आर्ग्यूमेंट्स का, ये सब कुछ हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।